Bismillahirrahmanirrahim. This is a Mehtab Ali, chemistry teacher. Today we are start from the chapter number 2, defects of Rutherford and Neil Bohr atomic model. इससे पहले रदरफोर्ड ने काम किया था, रदरफोर्ड के बाद आया था नील बोहर। नील बोहर शागिर्द था रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड डिफेक्ट्स लिख देते हैं यहाँ, डिफेक्ट्स। और रदरफोर्ड जो एटॉमिक मॉडल आया था वो आया था 1911 में। 1911 में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने कहा था, एक फिजिक्स की ब्रांच थी पहले, क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स, इसमें क्या हुआ था, इन्होंने कहा था ऑल एक्सेलरेटेड पार्टिकल लॉस देयर एनर्जी। जो भी पार्टिकल एक्सेलरेटेड होंगे, किसी न किसी तेजी में होंगे, वो अपनी एनर्जी लॉस करते हैं। तो इन्होंने कहा था ऑल एक्सेलरेटेड पार्टिकल लॉस देयर एनर्जी। जो भी एक्सेलरेटेड पार्टिकल होते हैं वो अपनी एनर्जी ज़ाया करते हैं। तो इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, किसी न किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, उसी ऑर्बिट से रिवॉल्व कर करके फाइनली फॉल इन दी न्यूक्लियस। उन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लॉस कर, एक्सेलरेटेड है, किसी न किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व कर करके फाइनली न्यूक्लियस के अंदर गिर जाता है। सो इसका ये डिफेक्ट था। इलेक्ट्रॉन lost their energy and finally fall in nucleus। और दूसरी बात, इसका डिफेक्ट दूसरा ये था कि इनकी गलती थी, वो भी इन्होंने कहा था एटम कंटेन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है क्या? वैसे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ऐसा स्पेक्ट्रम, जैसे आप रेनबो देखते हैं तो रेनबो में क्या होता है, रेनबो में क्या होता है, 8 कलर मौजूद होते हैं। कौन से 8 कलर मौजूद होते हैं रेनबो में? हमने एक शॉर्ट फॉर्म याद किया है जिसका नाम है, हमने नहीं, ये वैसे भी सारे किताबों में लिखा होता है, जिसका नाम है वेब गेयोर। वेब गेयोर मकसद ये है कि ये कलर्स याद करने के लिए एक तरीका है, रेनबो के जो कलर होते हैं उनको याद करने के लिए। वी का मकसद है वॉयलेट, और आई का मकसद है इंडिगो, बी का मकसद है ब्लू, जी का मकसद है ग्रीन, वाई का मकसद है येलो, और ओ का मकसद है ऑरेंज, और आर का मकसद है रेड। आर का मकसद क्या है? रेड। इसमें क्या होता है, 4000 से लेके एंगस्ट्रॉम और 8000 तक या 8000 तक एंगस्ट्रॉम तक सारी की सारी वेवलेंथ होती है। मिसाल तौर कैसे, ऐसे समझें कि 8000 से बाद में क्या आएगा, 8000 के बाद आ जाती है 7999, उसके बाद 7998, और यहाँ से लेके 4000 तक
जो भी वेवलेंथ होगी वो सारी की सारी वेवलेंथ इसके अंदर होती है। वैसे वेवलेंथ होता क्या है, हम कहेंगे कि वेवलेंथ वो डिस्टेंस, या ऐसे समझे कि एक रस्सी है जो किसी के हाथ में, या ऐसे यहाँ थोड़ी सी सस्पिन का मकसद है वो कहीं टांगी हुई है, वो सस्पिन जो वेव है, या ऐसे समझे कि जो वो सस्पिन हुई एक जो रस्सी है उसको कोई बंदा है जो डिस्टर्ब कर रहा है, या ऐसे समझें कि अप एंड डाउन जर्क लगा रहा है, अप एंड डाउन जर्क दे रहा है, ऐसे कुछ। जैसे अप एंड डाउन उन्होंने जर्क दिया तो फिर क्या होगा कि कुछ ऐसी प्रोडक्शन होगी उसी रस्सी के अंदर, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरी मीन पाथ तक, इसे कहा जाता है वेवलेंथ। और वेवलेंथ जैसे एनर्जी इंक्रीज होगी, पहले उन्होंने क्या किया था, थोड़ा सा आस्ते जर्क लगाया, फिर उसी ही रस्सी को थोड़ा जोर से जर्क लगाया, जैसे एनर्जी इंक्रीज होगी वेवलेंथ वैसे ही डिक्रीज होगी। सो ऐसे समझें, ज़्यादा जो एनर्जी होगी वो इसकी होगी, ठीक है, और वेवलेंथ इसकी जो होगी वो कम होगी, एनर्जी इसकी होगी सॉरी, और वेवलेंथ इंक्रीज एनर्जी डिक्रीज सॉरी, ठीक है। ऐसे समझें कि एनर्जी इंक्रीज करेंगे तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी। वो क्यों भला, जैसे हम ऐसे अप एंड डाउन से एनर्जी ज़्यादा देते हैं तो फिर क्या होता है, पहले वाली वेवलेंथ से अब वाली वेवलेंथ जो होगी वो कम होगी, कुछ ये हो जाएगी, तो पहले वाली वेवलेंथ और इसी वेवलेंथ में फ़र्क आ जाएगा। ओके, और इस डिस्टेंस को कहा जाता है, जो मीन पोजीशन से जाके एक्सट्रीम पोजीशन तक है उसे कहा जाता है एम्पलीट्यूड। और ऐसा स्पेक्ट्रम, जिस स्पेक्ट्रम में सारी की सारी वेवलेंथ हो उसे कहा जाता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, ठीक है। ऐसे समझे थोड़ा सा कलर गाढ़ा हो, और ये रेड है ना, ये ऐसे समझे रेड थोड़ा सा कलर गाढ़ा होगा, उससे थोड़ा कम होगा आगे पीछे, जैसे वेव नंबर इंक्रीज और डिक्रीज होंगी। ओके, आफ्टर दैट आएंगे हम नील बोहर एटॉमिक मॉडल। नील बोहर एटॉमिक मॉडल में क्या दिया गया था, नील बोहर एटॉमिक मॉडल। नील बोहर एटॉमिक मॉडल, नील बोहर साहब ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एक ही एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करता है जो उसकी एनर्जी होगी। मिसाल तौर कैसे, ऐसे समझें कि ये फिक्स्ड डिस्टेंस है, किसी का ये फिक्स्ड डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमेशा फिक्स डिस्टेंस होगा ऑर्बिट में और इसके एनर्जी लेवल में। ओके, सो हम क्या कहेंगे, यहाँ ये वाला डिस्टेंस है जो, इस डिस्टेंस को हम r कह देते हैं, रेडियस। ये रेडियस हमेशा फिक्स होगा, हर ऑर्बिट का आगे पीछे नहीं होता। उन्होंने कहा कि फिक्स्ड डिस्टेंस में फिक्स्ड एनर्जी में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। मिसाल तो इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो यहाँ ही रिवॉल्व करेगा, ठीक है। इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व continuous in fixed energy level and fixed nucleus distance, या ऐसे समझे distance of nucleus। और दूसरी बात यह है
कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट लॉस देयर एनर्जी कंटिन्यूसली। रदरफोर्ड साहब ने कहा था इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस कर करके फिर फाइनली फॉल इन दी न्यूक्लियस। ये जो पहले आई थी क्वांटम फिजिक्स, उन्होंने कहा क्या कहा था, एक्सेलरेटेड पार्टिकल आर लॉस देयर एनर्जी, या ऐसे समझे कंटिन्यूस लॉस देयर एनर्जी। कंटिन्यूस भी लिख दे यहाँ तो सही होगा, कंटिन्यूस लॉस देयर एनर्जी, कंटिन्यूस लॉस। नंबर 2, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट लॉस देयर एनर्जी continuously, continuous number 3rd point, when electron gain energy, it jump from लोअर ऑर्बिट, या ऐसे समझे लोअर एनर्जी लेवल टू हायर, जो कम एनर्जी लेवल होगी उससे हायर तक जाएगा। कैसे? जैसे कि ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है और ये थर्ड ऑर्बिट है, या आगे भी जो ऑर्बिट है। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, ये जैसे एनर्जी गेन करेगा तो फिर उसके बाद ऊपर चला जाएगा। जैसे हम होते हैं, हम पहले गांव में रहते थे, थोड़ी सी एनर्जी आए जामशोरे में आए, इंशाल्लाह थोड़ी सी एनर्जी और आएगी तो बेरिया वगैरह में घर लेंगे, थोड़ी सी एनर्जी और ज़्यादा आई तो मुल्क से बाहर। ऐसा ही कुछ सीन इलेक्ट्रॉन का भी है। वो जब ज़्यादा एनर्जी लेता है ना, फिर क्या होता है, वो फ्री हो जाता है। फ्री का मकसद है वो ऑर्बिट से बाहर चला जाएगा। बाहर चले जाने का मकसद दूसरा ये है कि यहाँ वो स्पेस वेकेंट होगा। मकसद उसका जो फ्री स्पेस होता है, जैसे कि मेटल है, मेटल किसी स्पेस वेकेंट में घूमते हैं जहाँ से लाइट आती है। ओके, तो व्हेन इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी इट इज अ जंप फ्रॉम द लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी, लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। और दूसरी बात ये कि जब भी इलेक्ट्रॉन, व्हेन इलेक्ट्रॉन गेन लॉस देयर एनर्जी it came return back। जब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी खारिज करता है तो फिर क्या होगा, वो वापसी मूव कर देता है। फिर क्या होगा, वो वापसी मूव करेगा, मकसद रिटर्न बैक आएगा। ऐसे ही जैसे कोई सिंधी बंदा है, वो पैसे अपने सारे ख़त्म करके फिर वापसी घर आता है लौट के, ठीक है। जब पैसे होते हैं वो घर आते नहीं हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ सिस्टम है इलेक्ट्रॉन का। जब उनके पास बहुत पैसे होते हैं या बहुत एनर्जी होती है तो वो कोशिश करता है, वो अपने ओरिजिनल ऑर्बिट को छोड़ के आगे घूमता है, ठीक है। फिर पैसे फिर ख़त्म हो जाते हैं, या पहले एनर्जी गेन की तो ऊपर गए, अब एनर्जी लॉस करेंगे तो नीचे आएंगे। कुछ ऐसा सीन है। और हम क्या करते हैं, ये एनर्जी, एक दूसरी बात यह है कि टोटल एनर्जी किसी की भी मालूम नहीं होती। क्या मालूम होता है, चेंज्ड एनर्जी, ठीक है। ऐसे कहा जाए कि यूनिवर्स की इतनी एनर्जी है, ये तो हो नहीं सकता। हाँ, ऐसे कह सकते हैं कि इतनी एनर्जी चेंज्ड हुई है, या इंटरनल एनर्जी उसे कहा जाता है जो चेंज्ड एनर्जी है। टोटल एनर्जी कभी भी किसी की मालूम नहीं होती, चेंज्ड एनर्जी। सो हम यहाँ लिखते हैं डेल्टा ई, मकसद चेंज्ड एनर्जी। डेल्टा ई का मकसद है चेंज्ड
एनर्जी। और ऐसी स्टेट को जहाँ कहा जाता है फंक्शनल स्टेट। ऐसी चीज़ें जो दो चीज़ों पे मुश्तमिल हो, मिसाल तौर कोई फाइनल चीज़ और कोई इनिशियल, जो भी दो चीज़ों पे मुश्तमिल होती हैं उन्हें कहा जाता है स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टीज़। ठीक है, जैसे वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, एनर्जी है, ये स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ऐसी प्रॉपर्टी जो दो चीज़ों पे मुश्तमिल हो। तो ये भी दो चीज़ों पे मुश्तमिल है, तो इसे कहेंगे स्टेट, या तो कहेंगे स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी, फंक्शन प्रॉपर्टी। ओके, प्रॉपर्टी मैं यहाँ लिख देता हूँ कि डेल्टा E बराबर होगी E2 माइनस E1। ओके, जो शुरुआत वाली एनर्जी है उनसे माइनस करेंगे तो उनका चेंज, या ऐसे समझें कि स्टेट फंक्शन वाली जो हमारे पास प्रॉपर्टी होगी उसका आंसर आ जाएगा। आफ्टर दैट पॉइंट नंबर थर्ड। पॉइंट नंबर थर्ड कुछ यूं है कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमता है, न्यूक्लियस के अराउंड, कुछ ऐसे। जब घूमता है तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का कोई ना कोई मास होगा जिसे हम m से डोनेट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन की कोई ना कोई वेलोसिटी होगी जिसे हम v से डोनेट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन का कोई ना कोई रेडियस होगा जिसे हम r से डोनेट करते हैं। r का मकसद रेडियस और ये m का मकसद वेलोसिटी, और वेलोसिटी कुछ ऐसे होगी v। ओके, तो हम पढ़ते थे मोमेंटम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम क्या है, मोमेंटम प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। कुछ यूं कहेंगे, मिसाल तौर ये मार्कर है, ये फेंका जाए तो इसके अंदर कोई ना कोई वेलोसिटी आएगी और कोई ना कोई इसका मास है, तो इसे कहा जाता है मोमेंटम। मोमेंटम को कुछ यूं डोनेट किया जाता है, P इज इक्वल mv। m डोनेट मास एंड v डोनेट वेलोसिटी। और दूसरी बात यह है कि हमारे पास कोई एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम को हम कुछ यूं रिप्रेजेंट करते हैं, L से समझ लें, एंगुलर मोमेंटम। ओके, ये बराबर होता है मोमेंटम, क्यों मोमेंटम के, बिकॉज ऑफ दैट इज m एंड दैट इज v, और mv बराबर होगी p के। और ये जो मोमेंटम है किसी न किसी r में, रेडियस में चल रहा है, ये सर्कुलर मोशन है। ओके, मोमेंटम किसी न किसी r में चल रहा है, तो हम यहाँ लिख देते हैं r, रेडियस में मूव कर रहा है ना, तो हम लिख देते हैं r। सो एंगुलर मोमेंटम इक्वल होती है, और p किसके बराबर होगी, mv के। यहाँ मैं लिख देता हूँ mv और r। इसको अरेंज करने के लिए ये सारे के सारे एक दूसरे में मल्टीप्लाई कर रही है, तो इसको अरेंज करने के लिए हम लिख देते हैं, आगे लिखें या पीछे लिखें, इनको लिखना वैसे mvr है, तो हम कोशिश करेंगे याद करने के लिए। एंगुलर मोमेंटम बराबर है मारवी के। मारवी एक नाम है तो आसान हो जाता है याद करने में, तो हम लिख देते हैं एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर है, मारवी के। ओके, आफ्टर दैट हम कहेंगे एंगुलर मोमेंटम बराबर है मारवी के, और मारवी बराबर है अब मारवी बराबर है NH2 पाई के। NH2 पाई क्या है, लग रहा है सारे बंदे ये सोच रहे हैं मारवी, ऐसा कुछ है नहीं, अपने काम पे काम रखें। ओके, सो मारवी बराबर है NH/2 पाई। n इज इंटीजरल नंबर, या इंटीग्रल भी कह देते हैं इसे।
इंटीग्रल नंबर का मकसद है वो नंबर जिसे आप ढूंढ रहे हैं, वो नंबर जिसे आप ढूंढ रहे हैं। हाँ, आप ढूंढ रहे हैं जो नंबर, सही है। सो यहां लिख देते हैं इंटीग्रल नंबर को, दूसरा कभी कभी लिख देते हैं शेल नंबर। शेल नंबर, हम इंटीग्रल नहीं लिखेंगे, हम शेल लिखेंगे। इंटीग्रल नंबर का वैसे मकसद ये होता है वो नंबर जो आपको ढूंढना है, ठीक है। आफ्टर दैट व्हाट इज एच? एच प्लैंक्स कांस्टेंट होती है, प्लैंक्स कांस्टेंट होती है। मैं बता देता हूँ ये क्या होता है। और 2 इज वैल्यू एंड पाई इज इक्वल टू 3.142 कांस्टेंट वैल्यू। ओके, कहीं कहीं लिखा होता है पुराने बुकों में 22 डिवाइड या अपॉन 7, पाई की वैल्यू ये भी होती है। ओके, सो आफ्टर दैट व्हाट इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट? तो हम कहेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन नीचे वाले ऑर्बिट से ऊपर जाता है, यहाँ से ऊपर चला जाएगा फिर वापसी आएगा। वापसी आने के टाइम कोई ना कोई रेडिएशन खारिज किया होगा इस इलेक्ट्रॉन ने। जो रेडिएशन खारिज किया होगा ना, वो रेडिएशन H कंसीडर्ड है। H का मकसद है प्लैंक्स। सो H इक्वल होगा 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जूल पर सेकंड। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है जो प्लैंक्स ने कहा कि एक रेडिएशन जो खारिज हो रहा है ये इतनी वैल्यू उठाएगा। ओके, आफ्टर दैट इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि फिर हम पढ़ेंगे इसकी डेरिवेशन। इतना शुक्रिया।